This conference will now be recorded. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. आवाज आ रही है? यस सर, वालेकुम सलाम। क्या है? जी, क्या हो रहा है? फ्री। यस। अस्सलाम कैसे? ठीक। जी। जी बताएं क्या करना है मुझे। हेलो। 5 की 5.7 एक्सरसाइज। हाँ, चैप्टर 5 की 5.7 एक्सरसाइज करनी है। 5.7। जी सर। ओके, लेट्स 5.7। 2695 जी मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ, मोटिवेशन होता है। ये रजिस्टर नहीं है नंबर, मैंने रजिस्टर करवाया नहीं है। पेज नंबर कैन बी एग्जैक्ट पेज नंबर 66। हाँ 166 पेज नंबर है। 166। ओके चलें, लेट्स बिस्मिल्लाह। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो इसमें है ये है असल में एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू कि वो कैब कम से कम 10 मार्क्स की आती है। ठीक, और आमतौर पर जब इस शक्ल में आती है कि इस चार में से कौन सा लफ्ज है, तो वर्ड्स बाद को बड़े करीब करीब होते हैं, स्टूडेंट अक्सर गलत करके आते हैं उसको। So you have to be a bit scrupulous, थोड़ा ख्याल रखना। ठीक, अब आप देखें 5.7 में ये असल में जी 5.7 ओके। यस 5.7 and page number is 166. Okay. Okay. Should we start? Bismillah करें। देखें, the first one is वो कहते हैं select the most appropriate word to complete each of the following sentences given below. ठीक, कहते हैं इसमें बताएं कि सही लफ्ज कौन सा है, जो कि उन्होंने they have given an expression, एक सेंटेंस दिया हुआ और कहते हैं इसमें खाली जगह पे कौन सा लफ्ज लगेगा। ठीक, अब the first is excuse me, hello, yes, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब मैं इसमें जरा इस टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, प्लीज थोड़ी देर बाद बात। जी ओके, सो द फर्स्ट इज Sadia's dash personality helps her in being a successful media professional. She always knows what to say and how to say it without offending others. ठीक, कहते सादिया की जो फलां शख्सियत है उसकी वजह से वो एक बड़ी कामयाब मीडिया प्रोफेशनल है। ठीक, और उसे पता है कि मतलब ये कि क्या उसे कहते हैं कि कोई बात कब कहनी, क्या कहना है और कैसे कब कहना है। इसका मतलब है कि बड़ी वो सक्सेसफुल जो है वो मीडिया पर्सन। ठीक, अब इसमें देखें, इसमें आपने जो बीच में लफ्ज लगाना है वो कॉमन सेंस की बुनियाद पर लगाना है कि मतलब कि हम कहते हैं फर्ज के हम कहते हैं सादिया डोमिनेंट पर्सनैलिटी, फर्ज के डोमिनेंट के हैं तो हम कहते हैं अगर डोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो ये तो वो तो फिर अपनी चलाएगी, ये तो बात नहीं बन रही। अटेंटिव पर्सनैलिटी,
एक हद तक हो सकता है, पोलाइट ये भी एक हद तक हो सकता है, और सीरियस भी एक हद तक हो सकता है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हिच वन, कि उसकी पर्सनालिटी कहते हैं उसने फलां चीज है, इसके ऐसे बड़ी सक्सेसफुल, वो प्रोफेशनल है, मीडिया, और उसे पता है कोई बात कब करनी है और क्या करनी है। तो अब आप बताएं इसमें क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। वर्ड्स आर सिंपल, कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है इसमें जी। व्हाट शुड बी आवर आंसर, कि जिसमें वो जुमले की सेंस बरकरार हो जाए। डोमिनेंट का तो हमने निकाल दी है। अगर एक बंदा अटेंटिव है, ठीक है, अटेंटिव होने में तो मतलब ये तवज्जो से काम कर रहा है, लेकिन वो तो और बात है। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि उसे पता है कि क्या कहना है और कब कहना है, दूसरों को ऑफेंड किए बगैर, ताकि दूसरे नाराज भी ना हो, और क्या कहना है और कब कहना है। तो फिर आप बताएं इसमें आंसर क्या होना चाहिए। वर्ड सी, सी के बारे में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट क्या कहते हैं, फलां बंदा बड़ा पोलाइट है, बड़ा मतलब डिसेंट है, सॉफ्ट है, और उसे पता है कोई बात किसी से कब करनी है और किस तरह करनी है। So, what do you think? C is the answer or not? Hello? C पे anyone disagrees? अगर कोई किसी को इत्तेफाक ना हो तो बताएं जी। हाँ, polite is fine or not? Say yes or no यार, थोड़ा सा be a bit prompt, थोड़ा जल्दी किया करें। सर जी बाकी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करें ना। बाकी बात नहीं बन रही ना, डोमिनेंट अगर है तो वो तो अपनी चलाएगी। अगर अटेंटिव है, अटेंटिव होने से तो मतलब कोई बात नहीं बनती। एक बंदा एक चीज तवज्जो से करता है, या तवज्जो की बात नहीं, उससे ये पता होना चाहिए कि लोगों से कब और कैसे बात करनी है, ठीक है। अगर एक बंदा बड़ा सीरियस है तो ये भी बात नहीं बनती। तो इसमें पोलाइटनेस जो है ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि कब और किस अंदाज से आपने किसी के साथ बात करनी है। तो आउट ऑफ द गिवन यही हो सकती है कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी पोलाइट सी है, तो वो लोगों से बातचीत करना जानती है, ठीक है। हाँ, बाकियों में मतलब वो चीज उस तरह बन नहीं रही, क्योंकि हमने बनाना के मतलब उसे ये पता है कि कब कोई चीज कहनी है, और मतलब जो क्या कहना है और कब कहना है, और दूसरे नाराज भी ना हो, विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स, ठीक है। सो आंसर इज सी। आगे देखें, कहता है योर ऑनर आई हैव substantial evidence that the statement submitted by the defendant is dash. The prosecutor pleaded. प्रोसिक्यूटर समझते हैं जो बंदा मतलब आपका जो है ना वो केस पर लड़ता है, प्लीड होता है किस चीज के लिए कहना। कहता है प्रोसिक्यूटर ने कहा योर ऑनर, आपको पता है इज्जत का एक अंदाज है, तो कहता है मेरे पास अच्छी खासी एविडेंस है कि जो स्टेटमेंट जो है, डिफेंडेंट ने जो स्टेटमेंट जमा करवाई है वो फलां है। अब आप देखिए स्टेटमेंट पे वो इतराज ही करेगा कि उसमें फलां है। इज एनोनिमस, इज मिस्टीरियस, इज मिसलीडिंग, इज डिस्ट्रक्टिव। व्हाट डू यू थिंक, आंसर क्या होना चाहिए। वो कह रहा है जी कि वकील टाइप बंदा, वो कह रहा है जी कि जनाब जज को फर्ज क्या कह रहा है कि मेरे पास बड़ी सब्सटेंशियल एविडेंस है, अच्छी खासी एविडेंस है कि ये जो है, जो बंदा डिफेंड कर रहा है केस को, उसने जो बात की है वो एक लिहाज से फलां है। तो इसका मतलब है थोड़ी सी इसमें गड़बड़ होनी चाहिए, ठीक है। उस पर एतराज उठा रहा है। एनोनिमस आपको पता ही होता है जो चीज गुमनाम हो, जिसका कोई पता ना किसने की है, ठीक। एनोनिमस आपको राइटिंग होती है, हम कहते हैं एनोनिमस, इट मींस ये पता नहीं किसने लिखी है, तो इसकी तो बात नहीं हो सकती। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस को एक हद तक हम ले सकते हैं, ये बड़ी पूरी स्टार्ट सी बात है। और मिसलीडिंग, वो कहते हैं कि ये जो मतलब इसने जो बात की है ये सही नहीं, यानी कि मिसलीडिंग है, एक लिहाज से गलत तरफ जा रही है, तो इसलिए मतलब ये है। और चौथे में कह रहे हो डिस्ट्रक्टिव है, तबाह कौन है। तो डोंट यू थिंक आंसर इज सी। वो इतराज उठा रहे कि ये जो इसने बात कर रहा है ये बात सही नहीं कर रहा है, ये मिसलीडिंग है, यानी गलत बात कर रहा है। आई थिंक सी इज द आंसर जी। अगर किसी का ज़हन नहीं मानता तो बताए, इफ एनीवन डिफर्स और डिसएग्रीज। हाँ, वो ये कह रहा है कि प्रोसिक्यूटर ने, उसने वकील ने कहा कि ये जो फलां जो चीज है, इस बंदे ने जो एविडेंस दी है ये फलां है, तो उस पर कोई एतराज उठा रहा है। एनोनिमस हो नहीं सकता। मिस्टीरियस तो एक शायराना सी बात है, ये बड़ी पुरस्रार सी है, तो वहां तो क्लियर कट बात करें ये जो बात है ये मिसलीडिंग है, यानी कि ये सही चीज है ही नहीं। सो आंसर इज सी। ओके, नंबर 3 को देखें। डोंट वरी मिस बशीर, द एक्सीडेंट हैज कॉज्ड नो हार्म टू योर डॉटर, हर इंजरीज आर डैश एंड विल
heal very soon, the doctor said. डॉक्टर ने कहा किसी बशीर नाम के बंदे को, बशीर साहब परेशान मत हो, ठीक है, एक्सीडेंट से मतलब उनकी बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ और जो इंजरीज हैं वो फलां हैं और वो बहुत जल्द हील हो जाएंगी। तो इससे क्या इंप्रेशन बन रहा है, यानी कि इंजरी जो है वो क्या है, थोड़ी सी हल्की फुल्की है, जब भी वो उससे कह रहा है जी कि मतलब परेशानी वाली बात नहीं है और ये जल्द ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो द इंजरीज आर आर्टिफिशियल, ये तो हो नहीं सकता कि मसनूई हैं। डिसेबलिंग वो चीज होती है जो कि किस चीज में बिगाड़ लाए। क्रिटिकल वो चीज होती है जो बड़ी सीरियस किस्म की हो। तो जाहिर है वी नीड सम वर्ड, प्यासा लफ्ज चाहिए कि जिसमें कोई हल्का फुल्का पान हो, कि हम कहें जी कोई मसला नहीं, ये छोटा मोटा मसला है। फिर आप व्हाट डू यू थिंक, आंसर हमारा क्या बना? सब कुछ कहते जी इंजरी जो है बड़ी माइनर हैं, बड़ी छोटी सी हैं, हल्की फुल्की चोट है, तो इंशाल्लाह योर डॉटर विल टर्न फाइन, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमन सेंस कह रही है हमें कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई हल्का फुल्कापन पता लगे कि जी इंजरीज भी इतनी सीरियस नहीं है, माइनर है। अब देख लें ये आंसर ठीक है या इसमें कोई इख्तलाफ है तो बताएं जी। क्लियर? देखिए अगर एक बात को माइंड एक्सेप्ट ना करे तो प्लीज डू डिसएग्री। आप ये नहीं कि जो मैंने कह दिया उसको कुरान की आयत नहीं है, उसमें आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं ऑन लॉजिकल ग्राउंड, ठीक। तो बहरहाल यहाँ तो वो कह रहे हैं इंजरीज बड़ी छोटी इसलिए आप परेशान ना हो। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है कि आफ्टर बोर्डिंग द बस द एल्डरली मैन गेव अ डैश ग्लांस इनसाइड टू फाइंड अ वेकेंट सीट। कहता जब बस पे चढ़ने के बाद उस बुजुर्ग बंदे ने एक फलां नजर डाली इस चीज के लिए कि देखो कोई खाली सीट है, ओके। तो अब देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। नंबर 4, ऑकवर्ड आपको पता है कहते हैं अजीबो गरीब को, क्विक हुआ तेज, ड्रामेटिक हुआ बड़ा ही जबरदस्त, मतलब ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, कंप्लीट का मीनिंग आपको पता है। तो यहाँ कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा बस पर चढ़ा तो उसने क्या किया होगा, उसने थोड़ी नजर डाली होगी हल्की सी कि भाई देखूंगी सीट खाली है। तो फिर आंसर इज इट्स वेरी क्लियर, मैन गेव अ जी, उसने हल्की सी एक नजर डाली, तो तेजी से नहीं, जैसे बंदा देखता है सीट है, सीट पास खाली होती है उधर बंदा नहीं देखता, दाएं में देखता रहता, ठीक होगा क्विक ग्लांस, ठीक है, ये दिया हुआ वी हैव एडेड दिस वर्ड, उसने हल्की सी एक नजर डाली, ठीक है, बाकी किसी की तो सेंस नहीं बन रही, अजीबो गरीब नजर डाली या बड़ी शानदार नजर डाली या मुकम्मल नजर डाली, ठीक। तो उसने सिर्फ ये क्योंकि जी कंप्लीट ग्लांस डाली, तो कंप्लीट ग्लांस हमारे पास तो कोई मयार नहीं है ना कि कंप्लीट ग्लांस हम किसे कहें। तो यहाँ सिर्फ ये कि उसने हल्की सी एक नजर डाली तेजी से, अच्छा यार प्लान देखो उधर है। तो आंसर इज, आगे भी आंसर यही है और ये सही है, ठीक है। 4, कहीं पे कोई इख्तलाफ नजर आए, माइंड एक चीज को एक्सेप्ट न करे तो प्लीज डू डिसएग्री, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नंबर 5 को देखें, कहते डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट डैश टुवर्ड्स eradication of polio in most of the developing countries। कहते मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से बड़ी अहम किस्म की फलाह हुई है पोलियो के खात्मे के हवाले से काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक। डेवलपमेंट मेडिकल साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, उन्होंने बड़ी अहम कोशिशें की हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, सिग्निफिकेंट एडवांस, सिग्निफिकेंट रिडक्शंस। तो अब यहाँ मतलब जाहिर है कोई चीज ऐसी हमें चाहिए कि जिसमें कोई चीज हो रही है, हम कहते हैं उससे अच्छा खासा फर्क पड़ा। तो सिग्निफिकेंट एफर्ट सूट नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंट कोशिश की है, तो यहाँ तो जाहिर है वो कह रहा है कि फलां चीज ने पोलियो के खात्मे में एक लिहाज से अच्छा खासा एक अपना किरदार दिया, उससे मतलब पोलियो के खात्मे में बड़ी उसकी मतलब कंट्रीब्यूशन अक्सर हम कहते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एरेडिकेशन ऑफ पोलियो। तो मेरा ख्याल इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन की है फलां चीज ने। आंसर इज बी, क्या ख्याल है, ठीक है। कहते फलां चीज ने फलां चीज के खात्मे में बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा किया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक जी। रिडक्शन हो नहीं सकता, एडवांस की सेंस नहीं बन रही,
सिग्निफिकेंट एफर्ट उन्होंने की होगी, लेकिन उस एफर्ट की वजह से हुआ ये है कि वो हम कहते हैं इस्लाम बंदे की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, ये बड़ा उसका रोल है इसमें। सो आंसर इज बी जी। व्हाट एवर यू डिस्कस सो फार, इसमें कहीं पे किसी को कोई इख्तिलाफ हो तो प्लीज। ठीक है, इज इट? हेलो, अभी तक जो बात हुई है ठीक है? ये फेक है। The next is 5.8. बस इसी स्टाइल के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और 5.8 में वो कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। उन्होंने कुछ अल्फाज दिए, उनको अंडरलाइन किया और कहा कि इसका सिनोनिम कौन सा है। ठीक, आपको बताया कि आपको तो अभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगी, लेकिन वी आर जस्ट डूइंग सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। नंबर 1 इज देयर आर मेनी स्मॉल पीसेस इन द यार्ड। कहते हैं सहन में छोटे छोटे कई टुकड़े हैं। तो स्मॉल पीसेस को उसने अंडरलाइन किया और कहते हैं इसका सिनोनिम क्या है? प्रोविजंस, एडिबल्स, बिट्स और प्रोडक्ट्स। जी, कहते हैं इसका सिनोनिम क्या है? स्मॉल पीसेस का सिनोनिम क्या है? वो तो जाहिर है एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि इसका सिनोनिम होगा टुकड़े, बिट्स। ठीक है, बिट्स ऑफ समथिंग, किसी के पीसेस। तो आंसर तो हमारा ये है। लेकिन वैसे जो है वो बाकी जो अल्फाज है उनका भी मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन तो एक तो कहते हैं मुहैया करने का अमल। तो प्रोविजन से हम आमतौर पर मुराद लेते हैं कोई भी चीजें, ठीक है ना, कोई भी चीजें, फर्ज के खाने पीने की चीजें प्रोविजन में आएंगी। कोई भी चीज जो आपको, हम कहते हैं प्रोविजन हैं, इसका मतलब जो भी चीज आपको जरूरत थी वो आपके पास है। तो प्रोविजन मीन्स वो चीज। एडिबल का मतलब होता है खाने के काबिल। तो एडिबल्स हुआ खाने के काबिल चीजें। ठीक, प्रोविजन यानी कि वो चीज इटसेल्फ। एडिबल्स मीन्स खाने की चीजें। तो बहरहाल हमारा आंसर तो यहाँ पे सी है, बिट्स। ओके, वर्ड्स को भी साथ ले लिया करें थोड़ी, ताकि वो कैब बेहतर हो जाए। The next is Naeem gave a plausible excuse for losing all his money. Right? A plausible का मतलब से मतलब होता है जी, प्लॉजिबल का मीनिंग कोई नहीं होता। इसका एक तो मीनिंग होता है बड़ा ही, यानी कि समझे कि एक सॉफ्ट कह लें, फ्लेक्सिबल कह लें। और कभी कभी हम कहते हैं उस बंदे ने जो बात की है वो प्लॉजिबल नहीं है, तो बाद में हम इसका मीनिंग लेते हैं काबिल यकीन। यहाँ इसका मतलब समझ लो ये बन रहा है। वैसे प्लॉजिबल का जरूरी नहीं यकीन की बात हो, ये कुछ भी हो सकता है। इसका प्लॉजिबिलिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस। पर एक मीनिंग है मतलब इसका बिलीवेबल। तो कहते हैं नईम ने एक बड़ी जो भी एक्सक्यूज दी है वो बड़ी काबिल यकीन है कि उसको पैसों का नुकसान कैसे हुआ। तो आंसर तो फिर बड़ा इट्स वेरी क्लियर कि इसमें आंसर प्लॉजिबल का पैरेलल होगा, एंड दैट इज बिलीवेबल। जिस पर यकीन किया जा सके, बिलीवेबल। प्लॉजिबल का मीनिंग यहाँ पे ये है। लेकिन बाकी देखें, अनबिलीवेबल ये तो नहीं है, और प्रॉब्लमेटिक और कॉस्टली। तो जाहिर आंसर हमारा या ए हो सकता है या बी हो सकता है। लेकिन प्लॉजिबल आमतौर पर इसका मतलब होता है जिस चीज को, जिसमें लचक हो या जिसको माना जा सके, यकीन जिस पर किया जा सके। सो आंसर इज ए। उसने बात की वो काबिल यकीन थी, प्लॉजिबल थी। ठीक, प्लॉजिबिलिटी कहते हैं बिलीवेबिलिटी को, यकीन करने का अमल। मैंने आपको पहले ही बताया कि लफ्जों का मतलब नहीं होता, लफ्जों की हमेशा सेंस होती है। एनीवे यहाँ आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट को देखें, they tend to evade the issues skillfully, right? कहता है उनमें ये रुझान है कि वो मामलात जो भी होते हैं उनसे वो इवेड करते हैं, ये भागते हैं, ये escape करते हैं। इवेड मीन्स टू escape, बचना। ठीक, ये लफ्ज अक्सर वकैब में पूछ लेते हैं। इवेड मीन्स टू, हम कहते हैं फलां बंदा की इवेड कर गया, बच निकला, से कुछ चोर है फट के, हम कहते हैं ये था कि छलांग मार के भाग गया। इवेड मीन्स escape। ये कभी कभी पेपर में इसका एडजेक्टिव पूछ लेते हैं, इवेसिव। हम कहते हैं उसका बड़ा इवेसिव स्टाइल है बात करने का, यानी कि बचने वाला,
جیسے مطلب کی بات آپ نہ کریں اس سے ہٹ کے بات کریں, یہ صفت بن گئی. Sometimes they ask noun form, evasion میں پروسیس ہوگا, بچ نکلنے کا عمل, اس ناؤن فارم ہوتا ہے. وکیب میں کبھی کبھی لفظ ڈال دیتے. بہرحال اوور ہیئر آر کنسرن از ناٹ دیٹ تھنگ. یہاں تو ہمارا یہ ہے, کہتے ہیں ان میں یہ رجحان ہے کہ وہ ایشوز سے بچتے ہیں. جو بھی معاملات ہیں, فرض کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مطلب کی بات سے ہٹ کے ادھر ادھر کی لگے رہتے ہیں بڑی اسکلفل انداز سے. تو پھر ایویڈ کا پیرل کم کا آپ سب کو پتہ کرنا, ایکسپلور ہوتا ہے کسی چیز کو, اس کی چھان بین کرنا. ہم کہتے ہیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. پروفٹ آل آف یو نو, اوائڈ مینس کسی چیز سے بچنا. پھر آنسر خود بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. وٹ شوڈ بی آر آنسر؟ ہمیں ایوائڈ کا سینونیم ڈھونڈنا ہے. تو obviously that is کسی چیز سے بچنا یا کسی چیز کو اوائڈ کرنا. So this is our answer. پھر وکیب کے پورشن میں یو ہیو ٹو بی فلی فوکس, تھوڑا دھیان سے چلنا ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ 10 نمبر ہوتے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے اکثر وہ 10 میں سے 2-3 ٹھیک کر کے آتا ہے اور باقی سارے غلط کر آتا ہے. تو پھر اس سے پیپر میں 2-3 نمبر سے گڑبڑ ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو آخری نمبر ہوتے ہیں 20 کے, ساری گیم ان نمبروں کی ہوتی ہے, 40 to 50. یہ 50 نمبر ہے, اس میں 40 سے 50 کا رینج ہے, ساری گیم اس کی. اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے 41 آ گیا, مگر تو یہ نہیں, یہ 10 نمبر جو ہیں ساری گیم ان کی. جو بندہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے, ادروائز اینی وے. The answer of 3 is they tend to evade کا ہم نے کہا جی avoid. ٹھیک ہے, evade بھی بچنا, avoid بھی ہوتا بچنا. Number 4 is Raza came out of the boss's office with an angry expression on his face. کہتا ہے رضا جو ہے اپنے باس کے آفس سے باہر نکلا اور اس کے چہرے پر ایک لحاظ سے کیا تھا, ایک تھوڑا سا اینگری ایکسپریشن تھا, یعنی کہ لگ رہا تھا جیسے وہ غصے میں. ٹھیک, تو اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہونا چاہیے. رضا کوئی بندہ ہے, کہتا باس کے آفس سے آیا اور اس کے چہرے پہ اس طرح غصہ نظر آ رہا تھا. تو وی نیڈ سم ورڈ آف دس سارٹ, اینگری ٹائپ. چیئرفل تو آپ کو پتا ہے خوش. سرکاسٹک کیا ہوتا ہے, یہ لفظ بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں پیپر میں. آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے آئرونک. ہم کہتے ہیں یار ناصر صاحب بڑی آئرونک باتیں کرتے ہیں, بڑی طنزیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بیماری ہوتی ہے ہر بات میں وہ آئرونک بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, طنزیہ جس میں آپ تھوڑی سی. اور اس کا اگلا جو درجہ ہے وہ ہے سرکاسٹک. یہ دونوں ایڈجیکٹیوز ہیں. سرکاسٹک کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والے. ہم کہتے ہیں میرے فلاں انکل ہیں وہ بڑی سرکاسٹک باتیں کرتے ہیں, مطلب انتہائی. یہ آئرونک کا اگلا درجہ ہے, انتہائی چبھنے والی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہر بات ہی میرے لحاظ سے نیگیٹو انداز سے کرتے ہیں. سی اے کر کے تو نے کیا کر لینا, آخر پر شادی کرنی ہے فلاں, اس طرح کی بات. تو بہرحال یہ کہ چیئرفل ہو نہیں سکتا. اینگری ایکسپریشن میں سرکاسٹک ذرا بری لمبی چوڑی بات ہوتی ہے. اس کے چہرے کی وہ ہے کہ جیسے ایک بندہ کسی نے آپ کو کوئی برا بلا کہا تھا, آپ تھوڑے خفا ہوں گے تھوڑے سے, تو سیریس ایکسپریشن آن ہز فیس. لیکن ہمیں اینگری کا پیرل چاہیے. ہو سکتا ہے وہ سیریس ہو لیکن وہ اس کا جو اینگرینس کس لفظ سے شو ہو رہی ہے. کہتے ہیں فلاں بندے کو میں نے دیکھا تھا وہ تھوڑا سا مجھے وہ تنگ سا لگ رہا تھا. جیسے اریٹیٹڈ مینس تنگ, جیسے ایک بندہ سے غصے میں ہو تو اس کو مطلب ہم کہتے ہیں اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ جیسے تھوڑا سا تپا ہوا. تو what do you think آنسر جو ہے وہ اینگری کا پیرالل یہاں کیا ہوگا؟ اریٹیٹڈ. تو اس کے چہرے پہ یعنی کہ ایک لحاظ سے غصے والی وہ تھی, اریٹیشن تھی, یعنی تنگی نظر آ رہی تھی. جی یہ ٹھیک ہے جی. یعنی بتائیں اگر اس میں کہیں ذہن نہیں مانتا تو بات کریں. وہ تھوڑا اریٹیٹڈ لگ رہا ہے, جیسے ایک بندہ فرض کے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو جھاڑا ہے, تو تھوڑا سا اس کے چہرے پہ تھوڑا سا ہوتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ ناراض سا تھوڑا سا. تو آنسر از ڈی. جی کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں یار. یہ کلیئر ہے واٹ ایور؟ ہلو, تھوڑا جلدی رسپانس دیا کریں نا. جی سر جی کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے, یہ ورڈ جو ساتھ لکھ رہا ہوں ان کو بھی گون رائٹنگ. اوکے, اور آگے جو ہے فرض کیا, اور پیپر میں اس اسٹائل سے تو پیپر ایز اٹ از آتا ہی ہے نا. جیسے یہ ہے 5.9 کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. 5.9
کہ replace the underlined words, phrases in the following sentences with the correct synonyms. اور کہتا ہے انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کہ ان میں ان کو ریپلیس کریں ان الفاظ کو یا ان فریزز کو صحیح سینونیمز کے ساتھ. بتائیں کہ مجھے سینونیم کون سا لگے گا. اور جو انہوں نے اوپر چیزیں دی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں: ویژولائز، موبائل، کلیپس، ڈفرینشیٹ، امپیڈمنٹس، اسینشیل اور اسٹانشمنٹ. یہ انہوں نے 5-6 الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ جو نیچے مارکڈ الفاظ ہیں ان کو ریپلیس کرنا. ٹھیک، اوکے کر لیتے ہیں. اب دیکھیے 5.9 میں فرسٹ از کیا کہہ رہا ہے؟ The president will find it difficult to persuade the people of this because there are many obstacles to success. کہتا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو مشکل ہوگی لوگوں کو قائل کرنے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ کامیابی کے راستے میں بے شمار آبسٹیکلس ہوتی ہیں. تو آبسٹیکل کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو ہمیں کوئی ایسا لفظ چاہیے کہ جو کہ آبسٹیکل کا پیرالل ہو. تو کوئی بتا سکتا ہے کیا ہونا چاہیے اوپر والے الفاظ میں سے؟ اب یہ تو مطلب نے ایک دیا ہوا نا پیپر میں، تو آپ کو پتہ کہ ظاہر ہے وہ ایک ہر جملے کے نیچے مطلب اس نے وہ جو ہے 3-4 الفاظ دے دے گا، پھر کہے گا جی ان 4 میں سے کون سا صحیح ہے. ٹھیک، تو آبسٹیکل کا پیرالل اینی ون کون سا ہونا چاہیے یہاں؟ ویژولائز، موبائل، کلیپس، ڈفرینشیٹ، امپیڈمنٹ، اسینشیل، اسٹانشمنٹ. جی نہیں، دیکھیں امپیڈ کا مطلب ہوتا ہے روکنا. امپیڈ کہتے ہیں روکنے. یہ ورب ہے، یہ ورب ہے یہ لفظ. امپیڈمنٹ کہتے ہیں رکاوٹ کو. ہم کہتے ہیں لائف میں ون ہیز ٹو فیس سو مینی امپیڈمنٹس. ٹھیک، رکاوٹ یا آبسٹیکل، یہ لفظ نام. تو اب ظاہر ہے کہتے ہیں زندگی میں آپ کو جو ہے بہت ساری کامیابی کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو پھر آبسٹیکل کا پیرالل لفظ ہو جائے گا یہ امپیڈمنٹس. اٹ مینز آور آنسر از ای. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کامیابی کے راستے میں بے شمار امپیڈمنٹس ہوتی ہیں، بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ کیونکہ باقی جو ورڈز ہیں وہ یہاں سوٹ نہیں کر رہے. کلیئر ہے؟ Okay, the next is Hisam was in bed for a few weeks with an injured leg, but now he is able to move around easily again. کہتا ہے حسام جو ہے وہ بیڈ میں تھا کچھ ہفتوں سے، اس کی ٹانگ وغیرہ زخمی ہوئی تھی، لیکن اب وہ he is able to move around easily again. کہتا ہے لیکن اب وہ جو ہے وہ دوبارہ مطلب حرکت کرنے کے قابل ہو گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کوئی ایسا لفظ جو کہ یہ میننگ دے دے able to move around easily. وہ آرام سے یعنی کہ مطلب حرکت کر سکتا ہے. تو جی، تو اس میں تو بڑا سمپل سا لفظ ہے کہ حرکت والا ہمیں لفظ چاہیے کہ جس میں ہم کہ جی فلاں بندہ اب جو ہے فٹ ہو گیا، وہ اس کی حرکت شروع ہو گئی. تو ویژولائز، موبائل، کلیپس، ڈفرینشیٹ، امپیڈمنٹ، اسینشیل، اسٹانشمنٹ. تو اس میں تو ہم جیسے اکثر کہتے ہیں وہ بندہ دوبارہ موبائل ہو گیا، یعنی کہ دوبارہ حرکت میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہی لفظ ہوگا کہ وہ الحمدللہ وہ بندہ فٹ ہے اور وہ ایک لحاظ سے چلنا پھرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، able to move around easily کو ہم کہہ رہے ہیں now he has become mobile again. so یہ آنسر ہو. کلیئر؟ ہاں، تو اگر آنسر بالکل کلیئر ہو پھر تو زیادہ جھگڑے کی بات نہیں، ورنہ تھوڑا اور کر لیا کریں. Number 3 is the teacher was filled with the emotional impact of overwhelming surprise by her students' ingenuity. اور کیا مطلب اس کا ہوا کہ کہتے ٹیچر جو ہے وہ اس پہ بڑا جذباتی اثر ہوا. ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ بہت زیادہ جو حیرت تھی بائی ہر اسٹوڈنٹس، لکھی تو کسی دی انگریزی ہے. کہتے ٹیچر جو ہے اس پہ بہت زیادہ جذباتی اثر ہوا اس بہت زیادہ حیرت کا جو کہ اسٹوڈنٹ کی انجینوٹی ہوتی ہے کہ اس کی انٹیلیجنس یا ذہانت. تو کہتا اس پہ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں یعنی کوئی ایسا لفظ چاہیے کہ جو کہ اوور ویلمنگ سرپرائز کو
एक्सप्रेशन स्टूपिड से लिखा हुआ है, मगर वी नीड सम वर्ड जो कि ओवरवेलमिंग सरप्राइज को शो करे, बहुत ज्यादा यानी कि हैरत वाली कैफियत, बाकी कोई नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, असल में कहना ये चाह रहा है कि स्टूडेंट जो है, फर्ज के स्टूडेंट बड़ा ज़हीन है, तो मतलब जी कमाल है, आपने तो मुझे हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि मतलब आप माशाल्लाह इतने ज़हीन है फलां। एनीवे एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, बट हमें चाहिए इसका क्या, ओवरवेलमिंग सरप्राइज, यानी कि बहुत ज्यादा हैरत, इसका पैरेलल लफ्ज, इसमें हैरत का लफ्ज हो। तो ज़ाहिर आप देख ही रहे हैं इसमें हैरत वाला एक ही लफ्ज है, एंड दैट इज जी, ओवरवेलमिंग एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिश आप सबको पता है, किसी को हैरान कर देना, ठीक, और एस्टोनिशमेंट हो गई हैरानी। कहना ये चाह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा यानी कि हैरत की कैफियत में वो चला गया और उसने कहा जी बच्चा तो बड़ा कमाल है, ये नाउन फॉर्म, ये वर्ब, तो आंसर तो हमारा ये हो, ठीक। किसी को एस्टोनिश जो है, किसी को बहुत ज्यादा हैरान कर देना, इसका पैरेलल कोई लफ्ज एक दो लिख लें। किसी को हैरान कर देने को हम क्या कहते हैं, कन्फर्म। हम कहते हैं कन्फर्म्ड में, आपने मुझे हैरान कर दिया, या कभी कभी हम कहते हैं अस्टाम, किसी को शदीद हैरान कर देना, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज हो गए, वो क्या में कुछ भी पूछ सकते हैं। बहरहाल मतलब जो भी लिख रहा है उसका मकसद ये है कि ओवरवेलमिंग सरप्राइज को क्या कहते हैं, तो ओवरवेलमिंग सरप्राइज से मुराद है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट आपको पता है हैरत को कहते हैं, क्लियर, ओके। नंबर 4 को देखिए, कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज डेट इज फंडामेंटल टू आवर इकोनॉमिक फ्यूचर। कहता है मुल्क का जो डेट है, कर्जा शर्जा है, उसका जो कंट्रोल है वो बड़ा जरूरी है हमारी, वो फंडामेंटल है या बुनियादी है हमारी इकोनॉमिक, हमारे माशी मुस्तकबिल के लिए। तो फंडामेंटल का पैरेलल लफ्ज देख लें, विजुअलाइज, मोबाइल, क्लास, डिफरेंशिएट, एसेंशियल, एस्टोनिशमेंट, इनमें से कौन सा लफ्ज होगा जो फंडामेंटल की सेंस दे? जी, जैसे हम कहेंगे फलां चीज के लिए हम कहते हैं जी, क्या एफ बोला सर जी। फंडामेंटल वो चीज होती है जो इंतहाई बुनियादी हो, ठीक है। वो कह रहा है जी कि मतलब ये कि डेट को कंट्रोल करना हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए फंडामेंटल है, यानी कि इंतहाई बुनियादी नबीयत का है। तो यहाँ पैरेलल लफ्ज क्या होगा उसके लिए? फंडामेंटल वो चीज होती है इसके बगैर मतलब काम ना चले। जी बताएं इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसेंशियल होगा ना, ये जरूरी है, तो मतलब उसके बगैर फंडामेंटल वो चीज हम अक्सर नहीं कहते, चीज फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियादी चीज है। कहते फलां चीज जो है वो इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए फंडामेंटल है, इसका मतलब लाजमी है, वी कैन नॉट डू विदाउट दैट, उसके बाद हम चल नहीं सकते, बाकी तो किसी की कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। सो फंडामेंटल का हो गया इसेंशियल। और नंबर 5 को देखें, सैडली इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच देयर इज नो मोर कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि मतलब ये बात अफसोस की है कि मतलब ये कि हम किसी ऐसी मतलब दुनिया का तस्वर नहीं कर सकते जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ या इख्तलाफात वगैरह ना हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी दुनिया होनी चाहिए वहाँ कोई इख्तलाफ ना हो, लोग प्यार से रहें, तो कहता है ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। एनीवे इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन, इमेजिन का हमें पैरेलल चाहिए, किसी का तस्वर करना। तो आप बताएं इमेजिन का यहाँ पैरेलल व्हिच वर्ड इज गिविंग दैट सेंस? हम कहते हैं आप ये चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, इस चीज़ को ये तस्वर नहीं कर सकते। जी, पहली बात तो ये कि पेपर में बात होता है कि दो लफ्ज अक्सर वो पूछ लेते हैं, एक होता है इमेजिनरी, ठीक, इससे हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, एन आई, और एक होता है इमेजिनेटिव। ठीक हो गया। अब ये दो अल्फाज बड़े मुख्तलिफ हैं। इमेजिनरी होते हैं वो तस्वुराती, हम कहते हैं यार जो आप बातें कर रहे हैं ये सारी इमेजिनरी बातें, कि मैं जो है वो अगले 2 साल में एलन मस्क को रिप्लेस कर लूंगा,
जेफ बेजोस की जगह आ जाऊंगा, बिल गेट्स को फलां कर लूंगा, تصور आती, कोई भी चीज आप इमेजिन तो कर सकते हैं। तो इमेजिनेटिव वो होता है बड़ा ही यानी कि सोच वाला, ठीक है, हम कहते हैं। और ये मतलब समझ लें एक थोड़ी नेगेटिव चीज है। इमेजिनरी मतलब अनेवा, और इमेजिनेटिव मीन्स ये थोड़ी पॉजिटिव चीज। जैसे हम कहते हैं कायद आज़म बड़े इमेजिनेटिव आदमी थे, अल्लामा इकबाल बड़े इमेजिनेटिव आदमी थे, शेख सादी बड़े इमेजिनेटिव थे, ठीक है। जिन लोगों का एक विजन होता है, जिन लोगों का इमेजिनेटिव बंदे का क्या होगा, ही और शी वुड हैव सॉर्ट ऑफ विजन, एक सोच होगी। तो इन दो अल्फाज को मिक्स नहीं करना हो, कभी कभी पूछ लेते। बहरहाल यहाँ कमिंग बैक टू टॉपिक, यहाँ तो रूटीन की बात हो रही है। इमेजिन से मुराद है तसव्वुर करना। तो तसव्वुर करने के लिए जाहिर है हमारे पास एक ही लफ्ज़ है, अगर आप ऊपर देखें। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, किस चीज को इमेजिन करना। हम कहते हैं जस्ट विजुअलाइज, तो मतलब वो कितनी खूबसूरत जगह होगी, मतलब फर्ज किया मैं कहता हूँ आप खाना काबा गए हैं, तो आप कहते हैं नहीं जी, तो मैं कहता हूँ जस्ट विजुअलाइज कि वहाँ क्या कैफियत होगी इंसान की, कि तसव्वुर करें कि मतलब वहाँ मतलब कोई आपको छेड़ नहीं रहा, आप अल्लाह के हुजूर गए हैं और बड़े पुरसुकून है, ठीक है। विजुअलाइज का मतलब हुआ इमेजिन। सो आवर आंसर इज विजुअलाइज, ये जो भी है ए आंसर ये बना ना। ओके, एक चीज को तसव्वुर करना। And the next is they were so far away that it was difficult to distinguish the one from the other. कहते वो इतना दूर थे कि उनको बड़ा मुश्किल था डिस्टिंग्विश करना उनको एक दूसरे से। फर्ज के दो बंदे कहते इतनी दूर हैं कि ये मतलब ये उन्हें फर्क करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन है, ठीक। डिस्टिंग्विश का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, टू, मतलब फर्क करना, टू कि दो चीजों में, ये तो आप जानते हैं कि दो चीजों में फर्क करना है, डिफरेंशिएट करना। हम कहते हैं वो फर्ज के दो लड़के खड़े हैं, दूर खड़े हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। उसमें फर्ज किया ये जो है संबल कौन सा और जो है वो शुमाइल कौन सा, ओके। तो डिस्टिंग्विश जो है आप सब जानते हैं, इसका पैरेलल हमें लफ्ज़ चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर? अक्सर हम कहते हैं आप इन दो से में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क करना, फर्क करना। तो यहाँ फर्क करने से मुराद ये एक लिहाज से पहचानने की सेंस में, तो फिर यहाँ आंसर हमारा क्या होगा? ये तो उन्होंने दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट आप सबको पता ही है, चीजों में फर्क करना, दो चीजों में फलां चीज फलां है फलां। तो ये पैरेलल डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंशिएट, सो दिस इज आवर आंसर। इट मीन्स आंसर इज डी, ओके। I'm not being able to differentiate between these two pictures. दो तस्वीरों में मतलब फर्क नहीं कर पा रहा हूँ। Yeah, they were standing at a distance. I was not being able to distinguish between those two students. ठीक है कि फलां कौन है फलां कौन सा, ऐसा है ना। तो ये मेरा ख्याल है आंसर ये होगा, इसका सिनोनिम यही हुआ ना। And number 8 is Hassan tried so hard during the race that he broke down after he crossed the finish line. कहते हैं हसन ने रेस में इतना ज्यादा जोर लगाया कि वो ब्रेक डाउन कर गया। यानी कि ब्रेक डाउन का लफ्ज़ मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन मीन्स किसी चीज में खराबी होना, ठीक है, किसी भी सेंस खराब होना, मतलब सेहत का खराब होना या समथिंग लाइक दैट, खराबी हुई। तो कहते हैं वो मतलब इतनी उसने जोर लगाया कि जब उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की तो उसके बाद ब्रेक डाउन कर गया, ठीक। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब है कि वो एक लिहाज से गिर शिर गया, एक लिहाज से कि मतलब वो उसको खुद को संभाल नहीं सका। तो इसमें फिर एक ही लफ्ज़ आपके सामने है, वो होता है कलैप्स। कलैप्स का मतलब होता है किसी चीज का वक्ती तौर पर, अगर कोई बंदा कलैप्स करता है तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा बेहोश सा हो गया। कोई भी चीज, कोई प्लान कलैप्स करता है, इसका मतलब प्लान एक लिहाज से बेकार हो गया, चला नहीं। तो ब्रेक डाउन का पैरेलल कलैप्स, दैट ही कलैप्स आफ्टर ही क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन। जब उसने मतलब लाइन फिनिश जो एक होती है ना, जो आखिर पे होती है, जो रेस में आपने देखा होगा, मतलब व्हेन ही क्रॉस्ड दैट लाइन, तो उसके बाद वो बंदा थकन से या दिस पे दैट गिर गया।
تو یہ ہماری کہانی ہے جی یہاں تک. آپ بتائیں جو بھی بات ہوئی اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. جی جی واٹ ایور وی ہیو ڈسکس سو فار اس میں کہیں کوئی کنفیوژن ہو, کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو, کیونکہ میں نے بتایا اس میں سے 8-10 نمبر کا پیپر کنفرم آتا ہے. یہ وہ کیب ہم نے سٹارٹ میں کی تھی یو کین ریکال, لیکن اب تھوڑا سا بیچ میں تھوڑا گیپ آیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلو جی اس میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو بتائیں. ہاں سر کلیئر ہے. ایوریثنگ از Okay, sir. No sir, no sir. یس سر. 1%. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ کہانی اس میں باقی جو ہے آگے کچھ ورڈز ہیں وہ جو سمپل سے ہیں وہ تو عام طور پر اس طرح کے نہیں پوچھتے, لیکن یہ ہے کہ اب اس میں اٹ ڈیپینڈ آن دیئر موڈ. بعض کل وہ کہتے ہیں اس کا سرینم بتائیں, بعض وہ کہتے ہیں اس کا اینٹونیم بتائیں. تو پیپر میں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ the way the question is being asked. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں اس کا اینٹونیم بتائیں تو اسٹوڈنٹ اس کا سرینم لکھ کے آ جاتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں سرینم بتائیں تو اس کا اینٹونیم کر کے آتے ہیں, تو اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سب ایوری تھنگ از کلیئر, کوئی تو کنفیوژن ہوگا کہیں پہ. ہاں سر آپ نے کروایا, کنفیوژن کیا ہو سکتا ہے؟ میں اتنا آ گیا ہوں. اب مسز سوئی ہوئی ہیں, لیٹ them remain busy with their makeup. ہلو مسو, ایوری تھنگ از کلیئر. ہاں Okay. یہ ڈرامے بعد میں سنسیب کام. ہاں سر ابھی جو آپ نے بات کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں, جو بھی آپ نے بتایا کون سی کچھ ڈفرینٹ والی, ڈفرینٹ والی کہ اس کے موڈ پہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موڈ پر. وہ, ہاں جی, جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ بھی دے سکتا ہے اور وہ بھی دے سکتا ہے, سینونیم بھی پوچھ سکتا ہے اور وہ کچھ اور بھی پوچھ سکتا ہے. وہ تو میں ویسے کہہ رہا تھا کہ مطلب عام طور پہ کوشچن میں ہوتا ہے نا کہ سامنے وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو انڈر لائن ورڈس ہیں اس کے آپ نے سینونیم دینے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اس کے اینٹونیم دینے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کی دفعہ تیزی کرتا ہے, جب وہ سینونیمز مانگ رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ اس کو اینٹونیم کر لیتا ہے, کبھی وہ اینٹونیمز مانگ رہا ہوتا ہے سینونیم کر دیتا ہے, اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے تھوڑا سا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ تھوڑی احتیاط کیا کریں, کہ مطلب انسٹرکشنز کو ہمیشہ دیکھا کریں. انہوں نے ایک دفعہ شاید میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک کمپریہنشن وہ بھی ہم نے کرنی ہے, اس کے لیے انہوں نے 2-3 پیسیجز دیے اور اس کے بعد 2000 لڑکوں کا ٹیسٹ لیا, 2000 لوگوں کا, اور اس میں سارے لوگ فیل ہو گئے سوائے 2 لوگوں. بعد میں انہوں نے کہا جی بات یہ کہ مطلب انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو یہ تو کہا ہی نہیں کہ پرچہ حل کریں, ہم نے صرف یہ کہا کہ اس پرچے کو پڑھیں, اپنا رول نمبر لکھیں اور شیٹ واپس دے کے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ بولے انسٹرکشنز کو ہم دیکھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی صرف 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے پرچے میں اس کو دیکھا اور اپنا رول نمبر لے کے شیٹ ہمیں واپس دے کے چلا گیا, اور باقی سارے اس کو سالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے وی نیور آسکڈ یو ٹو سالو دیٹ. اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی نا دائیں بائیں انسٹرکشنز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں کہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اینی وے تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ سی یو آفٹر نماز. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, خدا حافظ, السلام علیکم.